वो उनको आपके मन में जितने भी सवाल होंगे उनके जवाब मिल जाएंगे आज। अब आप उस पर यकीन कीजिए, उसके साथ जाइए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि भाई इसमें कोई ग्रे एरिया ना रह जाए। आपका आपके मन में कोई आशंका हो, उसका जवाब आपको मिल जाए। और मैं आज इस प्रोग्राम में खास ये बात इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे साथ दो ऐसे मेहमान जुड़े हैं जिन्होंने इस पर बहुत काम किया है। दोनों मुसलमान हैं और उन्होंने बाकायदा एक बुक की शक्ल में, किताब की शक्ल में वो सारे आशंकाएं, सारे सवाल इसके अंदर दिए हैं, उसके जवाब भी दिए हैं, क्यों जरूरी है जो भी कुछ अमेंडमेंट किया जा रहा है वक्फ को लेकर के, और उसके पॉलिटिकल भी जो कुछ पहलू हैं। कोई आपको बता रहा होगा कि इससे आपका धर्म खतरे में पड़ जाएगा, या कोई आपको बता रहा होगा मोदी सरकार इस मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, उसके भी जवाब इसके अंदर है, आर्गुमेंट है इसके अंदर। तो इसलिए ये प्रोग्राम आज का बहुत महत्वपूर्ण है। मैं धन्यवाद के साथ स्वागत करना चाहता हूं। हमारे साथ डॉक्टर शालिनी अली जी प्रोग्राम में आई हैं। बहुत स्वागत शालिनी जी आपका। शालिनी जी नेशनल कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। शाहिद सैयद साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब बहुत स्वागत आपका, नेशनल मीडिया इंचार्ज है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से। और प्रदीप सिंह जी आपके हमारे रोज की तरह हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। सो ये एक छोटा सा क्या आप कहते हैं कि जैसे इंसाइक्लोपीडिया की बहुत सारी वॉल्यूम्स आती है ना, ये एक ही किताब में, एक ही वॉल्यूम में एक इंसाइक्लोपीडिया जैसा वक्फ पर भी इन्होंने बना दिया। ठीक कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सब कुछ इसको पढ़ने में मिल जाओ। कोई बहुत भारी मोटी किताब भी नहीं है। तो इसको एक तो आप लोग सब लोगों तक पहुंचाइए भी, और तब तक हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। क्यों ये किताब आपने निकाली है, क्या जरूरत महसूस हुई आपको? सबसे पहले इस किताब का जो आइडिया है वो इसलिए आया क्योंकि तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे थे। भ्रम ये भी था कि अब हमको मरने के पहले अपने लिए कब्रिस्तान की जगह जो है वो बनानी पड़ेगी, अपने लिए ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, उसके बाद मरना होगा, क्योंकि ये सारे हिंदू और ये सरकार ये तो हमारे कब्रिस्तान भी छीन लेगी, मज़ारें टूट जाएंगी, दरगाहें टूट जाएंगी, मस्जिदें टूट जाएंगी। तो अब हम क्या करें? ऐसे में हमारे लिए इस देश में जीना मुहाल हो चुका है। इस तरह के सवाल बहुत लोगों के थे, इस तरह की आशंकाएं बहुत लोगों की थी। और इसके बाद जब हम लोग जेपीसी में गए, मैडम अलग गई थी और हम लोग अलग गए थे जेपीसी के सामने, जो हमने अपना बयान रखा, तो मैडम को तो गालियां नहीं पड़ी, शायद इनको औरत का होने का फ़ायदा मिला, लेकिन हम लोग को बस अच्छे से उसमें हुई, स्वागत समारोह हुआ। अच्छा। और उसके बाद हमारे पास 33-34 सवाल हमारे पर छोड़े गए जेपीसी में। तो पहले तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता है, तो बार बार चेयरमैन दखल कर रहे थे, जेपीसी चेयरमैन, कि पहले सुन तो लो, पहले सुन तो लो, पहले आप अपनी राय कायम कर रहे हो, पहले सुन लो, फिर आप अपने सवाल उठाना। पहले आप अपनी राय कायम कर रहे हो, पहले सुन लो, फिर आप अपने सवाल उठाना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये हुआ कि धुंध है और वो धुंध हटना चाहिए। इसलिए हटना चाहिए कि इस देश में गृह युद्ध जैसी हालत हो सकती है। ओहो जी, क्योंकि क्या है, एक बहुत बड़ा तबका जो है वो जाहिलों का है। उसको जिस तरफ आप दौड़ा देंगे दौड़ जाएगा, वो नहीं देखेगा कि उसके पास कान है या नहीं है। उसको आपने कह दिया कान कौवा ले गया, तो कौवा के पीछे भाग जाएगा वो। पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिव हैं, या ये कहा जाए कि बड़े लोग हैं, उनके पास बहुत बड़ा मतलब एक माफिया है, लैंड माफिया, वो चलाते हैं। अब इससे एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि इन चीज़ों पर कैसे पर्दा हटाया जाए, कैसे ये चीज़ लोगों को समझाया जाए कि ये जो है वो उनके ही फायदे के लिए। ठीक। हमारे प्रोग्राम में आपसे पहले भी ऐसे मुस्लिम गेस्ट आए जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन वो उनकी एक राय थी, उन्होंने राय अपनी रखी यहाँ पर इस प्रोग्राम पर। आज जो मेहमान आए हैं, आप लोग कम्युनिटी के बीच में भी हैं और उनके मन में जो सवाल थे वो सब भी आपने सुने, उनसे भी बात की और फिर उनके लिए आप उसका जवाब लेकर के आए। तो ये कितना अंतर है। इट इज जस्ट नॉट आपकी ओपिनियन क्या है, उनके सवालों पर आपने जवाब देने की कोशिश की है। एम आई राइट? जी। तो आपको सबसे पहला जो मतलब वक्त के ऊपर जब बात करते हैं तो लोगों का एतराज क्या मिलता है इस बिल पर? देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं राजधानी दिल्ली में रहती हूँ और उस क्षेत्र में रहती हूँ जहाँ पे 70 से 80% मुसलमान रहते हैं। और आप यकीन मानिए, मेरे को जो सवाल झंझोड़ रहा था शुरू में वो ये था कि आपा आप इस बिल का विरोध नहीं कर रहे। मैंने कहा नहीं, बोले पर वक्फ ने तो बहुत काम किया है, मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आप मुझे 4 काम गिनवा दीजिए। वक्फ
बोर्ड ने ऐसे कौन से 4 काम हैं जो किए हैं जिससे मुसलमानों का फायदा हुआ है, और उन मुसलमानों का फायदा हुआ है जो कि बिल्कुल गरीब तबका है। क्योंकि वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो था ही समाज निर्माण का। वक्फ आया ही इस वजह से था कि जी अल्लाह के नाम पे आपने कर दी है अपनी जायदाद, और उस जायदाद के फायदे से समाज का निर्माण हो, समाज की अच्छी जो चीज़ें हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, और जो चीज़ कमी है उसके लिए हम काम करें। आप यकीन मानिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इस जवाब के लिए तैयार है कहने के लिए कि वक्फ ने हमारे एरिया में ये काम किया है। आप मस्जिदों के बाहर देखिएगा, हैंडीकैप्ड होते हैं। मदरसों के बाहर भी देखिएगा, जब आप मस्जिद के बाहर जाते हैं, दरगाहों के बाहर आप जाते हैं, देखते हैं तो जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं जिनको ट्राईसाइकिल दी हुई होती है, हाँ जी। उसके पीछे उनके जो डोनर्स हैं उनका नाम होता है। कितनी शर्म की बात है कि किसी भी ट्राईसाइकिल के पीछे आपको वक्फ बोर्ड के तरफ से कोई भी आपको डोनर नेम नहीं नजर आएगा। आपको किसी एनजीओ का नाम आता है या सरकार का नाम आता है, स्टेट बोर्ड का नाम आता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनजीओ का नाम आता है। तो इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि वक्फ के पास इतनी संपत्ति होते हुए भी वो क्या फंड्स नहीं है उनके पास में, या उन फंड्स का करेक्ट तरीके से यूसेज नहीं करना चाहते हैं कि जो गरीब तबका है मुसलमानों में उन तक ये फायदा पहुंचे। वक्फ के पास 9 लाख एकड़ से ऊपर लैंड है। सच्चर कमेटी के हिसाब से जो 2006 में रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से वक्फ अगर अपने प्रॉपर्टी को सिर्फ 10% यूटिलाइज करता है तो वो 60,000 करोड़ साल के अर्न कर सकता है। आज की डेट में अगर वो देखें वैल्यूएशन के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो वो वैल्यूएशन जो होना चाहिए वो 1.25 लाख करोड़ होना चाहिए। ऐसे में क्या आपने कभी देखा कि वक्फ का कोई मेडिकल कॉलेज हो या पैरामेडिकल कॉलेज हो या कोई अल्टरनेटिव मेडिकल कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई स्कूल हो, कोई नर्सिंग सेंटर हो, कोई स्किल डेवलपमेंट का सेंटर हो, जहाँ से मुस्लिम जो है अपने पैरों पर खड़े होने की दौर में जा सके। यहाँ तक कि कोई मोहल्ला क्लिनिक हो जहाँ डॉक्टर बैठते हो, फ्री में एक्सपर्ट बैठते हो, दवाइयाँ मिलती हो, सारी जांच होती हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इसकी ये जो पैसा है जाता कहाँ है? ये मिसमैनेजमेंट कैसे हो रहा है? इस ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं? आपका आर्गुमेंट लोग मानते हैं? क्यों नहीं मानेंगे सर लेकिन सवाल तो अब जैसे सब दोनों बता रहे हैं कि भाई समाज में खूब ये बातें बताते हैं, फिर भी इतना ऑपोजिशन है क्यों है? मतलब विश्वास नहीं है ना कि सरकार कुछ कर रही है तो हमारे भले का भी हो। नहीं, जो बातें कह रहे हैं वो तर्क और तथ्य के आधार पर कह रहे हैं। तर्क और तथ्य सुनने को कोई तैयार होगा तब तो इनकी बात मान लेगा, फिर कहेगा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो हो रहा था अब तक सब गलत हो रहा था और इसको ठीक किया जाना चाहिए। ठीक करने के तरीके पर मतभेद हो सकता है कि इस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से होना चाहिए, लेकिन ठीक होना चाहिए पहले तो आपको इस राय पर पहुंचना पड़ेगा कि जो हो रहा था वो ठीक नहीं था और ठीक होना चाहिए जी। लेकिन जब आप केवल भावना के आधार पर सोचेंगे कि नहीं नहीं हमारे खिलाफ ही हो रहा है, हमारे लिए तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता। जैसे इसमें एक 39 क्वेश्चन है ना, नंबर टोटल 80 क्वेश्चन है। हाँ, तो वो मैं पढ़ रहा था technical कि अगर सरकार जो इस अमेंडमेंट के जरिए वादा कर रही है वो पूरा नहीं करती है तो सरकार की क्रेडिबिलिटी जाएगी और जो कौम के लोग हैं, लीडरशिप में जो लोग हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी जाएगी। ये पिछले 60-70 सालों में क्यों नहीं गई? जो सरकार देख रही थी इसको और जो कौम के लोग इसको चला रहे थे, कम्युनिटी के जो लोग थे, लीडरशिप के रोल में थे, उनकी क्रेडिबिलिटी आज भी क्यों बनी हुई है? बिल्कुल। इसका क्या जवाब है कि उनकी बात लोग मान रहे हैं? जब भी बात बिजनेस की आती है 2 शब्द सुनते हो,